नवाब सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था? क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में बस नज़र आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था। तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे? क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई। सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोस्वामी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फ़ोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहाँ से आए, कहाँ से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये कुख्यात गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल आप ही की अलायंस वाली सरकार है, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में है, तो आप रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो। ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है, ये भी देखना पड़ेगा। जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। जी, ते डीआरआई मध्ये ही केस झाली होती। ये मामला डीआरआई में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े
साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी DRI ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 SIT जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। रियाज भाटी PM तक कैसे पहुंचे? ये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियां, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी का आशीर्वाद था, जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। सर, काउंटरफीट वाला जो केस था, काउंटरफीट संबंध आंदोलन में दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो हैं। सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, पर एंड आईडीआई की सर की काउंटरफीट का DRI के पास है, बट फिर भी एज आई अर्लियर आल्सो सेड कि होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है, एज एन आपकी पार्टी के पास में है। स्टिल आप लोग कोई इंक्वायरी जो एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट? तो आर यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम योर देखिए, मैं अगर इस तरह से चीज़ें करूंगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीज़ें फिर शुरू होती है। रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है। सर, रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटो लाइव सारे ग्रुप्स में शेयर की जा रही है आपके किसी के पैरेलल। नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है। सर, लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुख्यात गुंडा, 2 दिन में जमानत हो गई। एक कुख्यात गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो VIP का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा। पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। समीर वानखेड़े के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यूजुअली पीपल गो फॉर अ सेंट्रल एजेंसी व्हिच इज मतलब जो कि मेन एजेंसी का पार्ट नहीं, ये आदमी एनसीबी का ही ऑफिसर है और एनसीबी ही इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आस्किंग फॉर अनदर एजेंसी प्रोबिंग दिस? क्योंकि मुंबई मैं फिर बोल रहा हूँ कि 26 मामलों को हमने पत्र लिखा है कि ये जाली मामले हैं। एनसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है, काम है। लेकिन अगर इस शहर में किडनैप करके उगाही का काम चल रहा हो, लगातार मुंबई पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, तो पैरेलली 4 अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा। पिछले सरकार में आपने कहा हुआ है कि बाहर से फोन आता था, बड़ा भाई इसने कल जब आरोप ये जो मामला है इसको इनकम टैक्स
नहीं, देखिए ऐसा जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ों को निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूँ। निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा। देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी, कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतज़ार कर रहा है। अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर एल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता। मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है। काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है। काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है? बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है? काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है, शुरू करिए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी कराइए, लेकिन जो कागज़ मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें। देखिए मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है। कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो, मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया। हमने जो बातें की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है। लोग मुझे बोलने पे रोक लगे, इस तरह से हाईकोर्ट में पीआईएल भी फाइल हुआ था। फिर कुछ परिवार के लोग गए, इंटरिम रिलीफ मांगी कि इन्हें बोलने पे रोक लगाया जाए। उसका जवाब दाखिल करने के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने कहा था। हाईकोर्ट में हमने अपना हल्फनामा दायर कर दिया है। आज शायद उस पर सुनवाई होगी। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चला रहा है तो ये न्यायालयीन लड़ाई है, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे।